अब ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी पार्टी के नेता की सपोर्ट में या समर्थन में वीडियो बना रहा हूं, मुझे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए। मैं भी पूरी पारदर्शिता के साथ अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कौन देश विरोधी है। जितने भी लेफ्टी हैं वो दिखा दो स्क्रीनशॉट्स। जब मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की तो मैंने कंटेंट देखा और मैं शॉक रह गया। इसके सारे के सारे वीडियो देश विरोधी हैं और सरकार के खिलाफ, और यह हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपसे छुपाई गई है। मैं साथ ही साथ हम इस नमूने के बारे में भी बातें करेंगे, एक्सपोज करेंगे। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। इस 14 साल के नमूने को जानते हो आप? इसका नाम है अश्वनीत गौतम। पिछले 2-4 दिनों से यह आपके रील में जरूर आ रहा होगा। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी रील देखी होंगी जिसमें लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे के ऊपर एफआईआर हो गई है। जब मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की तो इसके कंटेंट देखे तो मैं शॉक हो गया। इसके सारे के सारे वीडियो देश विरोधी हैं और सरकार के खिलाफ हैं, और यह हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। और ऐसा शो आप करते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी टीम बिठा रखी हो। हाँ, इसकी रिसर्च टीम है, देश विरोधी रिसर्च टीम। अब ये छोटा नमूना कैसे लोगों को सिलेक्ट करता है, आइए देखते हैं। पहला मुद्दा, जो लोग गोरक्षक, जो गाय की रक्षा करते हैं, इसके हिसाब से वह गुंडे हैं। दूसरा, नक्सलवादी, जो आतंकवादी होते हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इस नमूने के हिसाब से वह भी सारे हीरो हैं। तीसरा, हमारे धर्मगुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज, इस महारथी के हिसाब से वह भी पखंडी हैं। चौथा, राहुल गांधी में इनको हमारे देश का भविष्य दिखता है। और पांचवा, अमर खालिद, जानते तो होंगे आप भी, वह आदमी जो कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, यह उसके सपोर्ट में है। कुछ मिलाकर हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलता है और नक्सलवादियों के एक नया नमूना खड़ा कर दिया है। यह नमूना नक्सलवादियों ने खड़ा कर दिया है। अब यह सब बातें सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें पैसे मिलते होंगे मोदी सपोर्ट के वीडियो बनाने के, या फिर गोदी मीडिया वाले, या फिर अंधभक्तों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कमेंट में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, करो आप, आपकी राय जरूर कमेंट में मिलनी चाहिए। मैं उन लोगों को यह चैलेंज करूंगा, मैं करता हूं कि आप अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखा दो। मैं भी दिखा दूंगा अगर मैं उनके सपोर्ट में बीजेपी की तरफ से अगर मैं बोलता हूं। मैं रियलिटी दिखा रहा हूं दोस्तों। जिसने भी लेफ्टिस्ट है वो दिखा दो अपना स्क्रीनशॉट, लेकिन हमको इस वीडियो से क्या लेना देना है? हम तो बेचारे भोले भाले हिंदू हैं, इन बातों का विश्वास कर लेते हैं। जो झूठ बोलते हैं लोग, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इन बातों पर आकर हम इनके बातों का सच मान लेते हैं। ये भ्रम फैलाने वाले लोग आपके सामने हर रोज ऐसी वीडियो भेज देते हैं जिसपे आप सच्चाई मान लेते हो। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं, सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं, हर नागरिक का लोकतंत्र अधिकार है। लेकिन अगर आप चुनिंदा मुद्दों पर चुनिंदा लोगों को ही टारगेट करोगे, पूछोगे, वह निष्पक्ष सवाल नहीं बल्कि चैनतम राजनीति कहलाती है। मेरे अनुसार यह सिर्फ एक षड्यंत्र है और नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अगर आप बिना सबूत के इन बातों पर यकीन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भी उसी विचारधारा के प्रचार का हिस्सा बन रहे हो। जहां तक इस बच्चे का एफआईआर की बात है तो आज कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई कि एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज हुई है, किस ने दर्ज कराई है और उसका आधिकारिक दस्तावेज कहां है। अब तक इसके ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इसलिए कई लोगों ने इसे एक टूल किट व नैरेटिव चलाने की कोशिश मान रहे हैं ताकि इस नमूने को बढ़ा चढ़ाकर हीरो दिखाया जा सके। क्योंकि एक तो इसके चमचे, इसके ब्रेन वॉश पीपल्स जो इसकी वीडियोज को देखते हैं, और दूसरा ऐसे लोग जो इस वीडियो को देखते हैं ताकि वो इसे एक्सपोज्ड कर सकें। और दोस्तों, एक चीज सोचकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया हूं कि ऐसी लेफ्टिस्ट को, ऐसे नमूनों को लोग फॉलो कैसे कर लेते हैं। क्या उनका आईक्यू इतना लो लेवल का है? और दोस्तों, अब आते हैं
अपने सबसे मेन पॉइंट पर, इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पर आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े वर्ग के बीच सिर्फ एक नेता या संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक कल्ट का रूप लेते जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं और उनके सामान में रैप और भजन तक बना रहे हैं, और विवाद तब और बढ़ गया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े गीत और प्रस्तुतियां आरकेएस तक पहुंच गई। इसी बीच खान सर का एक बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहिब चाहते तो वे दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे। लेकिन क्या यह दावा ऐतिहासिक रूप से सही है या वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी अलग दलित राष्ट्र की मांग की थी, या फिर उनके विचार कुछ और थे? आइए इस मुद्दे पर और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। खान सर का कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत थे कि अगर वे चाहते तो जिस तरह पाकिस्तान अलग हुआ उसी तरह दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे। उनके एक इशारे पर लाखों करोड़ों दलित उनके पीछे आकर खड़े हो जाते। तो आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक खड़े होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अलग राष्ट्र की बजाय एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां की सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान मिले। लेकिन उन्होंने देश प्रेम, अरे वाह, लेकिन उनको देश प्रेमी कहा वह। दोस्तों, ये सरासर झूठ है, बल्कि सच नहीं है। इस पे विश्वास मत कर लेना, इसकी रियलिटी में आपको बताता हूं। अब दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था? विभाजन के समय दलित समुदाय के नेता जोगिंदर नाथ मंडल, उन्होंने मुसलमान लीग के लिए जिन्ना का समर्थन किया था। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के नए कानून मंत्री बने थे, और फिर मैं पाकिस्तान के जो दलित और हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था उनके चलते वो निराश होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस टाइम पर पाकिस्तान के नए कानून मंत्री थे जोगिंदर नाथ मंडल, और ठीक उसी टाइम पर ही भारत के नए कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों ही दलित परिवार से आते थे। उनके बाद का जो रियलिटी आया पाकिस्तान में वो तो आपको पता है, और भारत में क्या रिजल्ट आया वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जिस अंबेडकर को अंग्रेजों ने अपना कलीग बताया, और वो अंबेडकर जो भारत की आजादी के लिए एक बड़ा डिजास्टर मानते थे, वो अंबेडकर जो आज तक भी अपने दम पर एक इलेक्शन जीत नहीं पाए, वह व्यक्ति इतना पावरफुल या इतना प्रभावशाली कैसे बन गया कि लोग उसे भगवान की नजरों से कैसे देख रहे हैं? देश में कोचिंग चलाने वाले संस्थाएं जो कोचिंग पढ़ाती हैं वह अंबेडकर और जिन्ना को जितना पावरफुल मानती हैं। तो चलिए हिस्ट्री खोल कर देखते हैं, उस कलट को देखते हैं, उस टाइमलाइन को देखते हैं, जिसको हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, अंबेडकर का जन्म साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका असली नाम था भीमराव रामजी सकपाल, जो कि महार जाति से आदमी। उनके पिता यानी कि रामजी मालूजी सकपाल, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी के एक सूबेदार के पद पर उस समय मौजूद थे, बट उनके बावजूद भी उनके कास्ट को लेकर उनको और उनके पूरे परिवार को कुछ सोशल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अब यहाँ पर अंबेडकर पढ़ाई और बहुत ही ब्रिलियंट थे, और इसी के बाद ही उन्हीं के स्कूल में उनके एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर, उन्होंने भीमराव का नाम अपने नाम पर रिप्लेस कर दिया और उस नाम से स्कूल में रजिस्टर भी करवा दिया, ताकि उनको कोई और कास्ट टाइम प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साल 1913 में साहजी गायकवाड़ ने भी अंबेडकर को बहुत सारी मदद की, स्कॉलरशिप दी। इसी के चलते उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन से इकोनॉमिक्स से की थी, और साल 1920 के दशक में भारत में लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन और सामाजिक अभियान शुरू किए। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और शिक्षा के वंचित समुदाय के अधिकारों पर लगातार संघर्ष किया। इसी दौरान उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नामक का समाचार पत्र भी शुरू किया। इस अखबार का उद्देश्य दलितों और वंचित वर्गों को समस्याओं का समाज के सामने या सरकार के सामने रखना तथा उनमें सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। बाद में उन्होंने बहिष्कारित भारत जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे अन्य समाचार पत्र भी शुरू किए और
सामाजिक न्याय और समानताएं की आवाज बने। भीमराव अंबेडकर के विशेष रूप से अस्पृश्यता के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और 20 मार्च 1927 में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र में महाड़ के स्थित चाबुकदार तालाब के पानी को पीकर, यह तालाब सार्वजनिक था लेकिन दलितों को वहां से पानी लेने में अनुमति नहीं थी। इस सत्याग्रह का उद्देश्य यह साबित करना था कि दलितों को भी सार्वजनिक संसाधनों का समान अधिकार प्राप्त हो। इसके कुछ महीनों बाद 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों को मनुस्मृति दहन किया। उनका मानना था कि वह मनुस्मृति की कुछ व्यवस्थाओं का उपयोग जातिगत भेदभाव और अस्पर्धा की उचित ठहराने के लिए किया गया था, इसलिए उन्होंने इसके विरोध के प्रति और रूप से इसे सार्वजनिक रूप से जलाया। इस चीज को आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। अंग्रेजों को अंबेडकर के रूप में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि भाई इस बंदे के जरिए जो भी कांग्रेसी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रही है हमारे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, उसको बंद किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है, जिससे अंग्रेजों का भी नाम नहीं आएगा और हिंदू आपस में भी फ्रैगमेंटेड हो जाएंगे। इसी के चलते उनको लंदन का कॉन्फ्रेंस में एक हिस्सा बनाया गया और जहां उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करके अपनी सबसे बोल्ड बातें रखी, जो कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टेड्स। यह सच है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई मौकों पर कहा था कि दलितों का सामाजिक स्थिति हिंदू समाज में बहुत अलग भेदभावपूर्ण है। इसका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे अपने नेताओं को सव्य चुन सकें और उनकी आवाज दबाई ना जा सके। सन 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनिटी अवार्ड के तहत दलितों तत्कालीन के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर भीमराव ने इसका समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि इसके दलितों का वास्तविक राजनीतिक शक्ति मिलेगी। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका मानना था कि अलग निर्वाचन मंडल से हिंदू समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। इसी विरोध में गांधी जी ने भी यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। अंत गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जिससे पुन पैक्ट 1932 कहा जाता है। इसके तहत अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को हटाकर संयुक्त निर्वाचन दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर संख्या बढ़ा दी गई। उनके बीच में नफरतें पैदा होने लगी और इसी कारण गांधी जी ने अरुणा जेटली को फास्ट इन टू डेथ चालू कर दिया, यह कहते हुए कि सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू समाज के डिस्ट्रॉयड कर देगा, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिश चाहते हैं। अब इन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रेशर डाल दिया था कि क्योंकि अगर एक प्रोटेस्ट में गांधी जी की मौत हो जाती तो उसका इल्जाम अंबेडकर पे आ जाता और दलितों के विरुद्ध चीजें गलत हो सकती थी। इनफैक्ट खुद पर दलित लोगों का अंबेडकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ दलित लोग अंबेडकर के खिलाफ खड़े हो गए, डाउन विद अंबेडकर के नारे लगने शुरू हो गए। पुन्ना पैक्ट के बाद डॉक्टर भीमराव ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी और संयुक्त निर्वाचन के आरक्षित सीटों पर प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस समझौते के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। हालांकि अंबेडकर के बाद में कहा कि यह समझौता उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में किया था और वे यह दलितों का पूर्ण राजनीतिक जीत नहीं मानते थे। गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद बने रहे, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपने अपने दृष्टिकोण में भारत को भविष्य को बेहतर बनाना था। अंबेडकर ने गांधी को ब्राह्मण बनिया क्लब बोलना शुरू कर दिया और इसी बात पर कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब दलित राइट्स के लिए उन पर कांग्रेस और गांधी पर कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर अंबेडकर का गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जो रवैया था, ना उसके अंग्रेज बहुत खुश थे और ना ही हरारे जो यह लेटर लिखता है कि वह अंबेडकर से बहुत ही इम्प्रेस्ड है और वह रिक्वेस्ट करते हैं कि अंबेडकर को किसी प्रोटेस्ट की पर भेजना चाहिए और यह भी कहते हैं कि अंबेडकर रियलिटी एक अच्छा कलीग बन सकता है। 1942 आते आते कांग्रेस क्विट इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1942 से 1940 में वाइसरॉय
की कार्यकारी परिषद के श्रमिक सदस्य रहे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के साथ साथ दलितों और अन्य वंचित समुदायों को राजनीतिक अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता है। इसी कारण वे कांग्रेस की कई नीतियों आलोचक रहे और उन्होंने दलितों को स्वतंत्र राजनीति प्रतिनिधित्व के लिए अलग राजनीति संगठनों का निर्माण किया। हालांकि यह दावा कि अंबेडकर भारत की आजादी नहीं चाहते थे या देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, इतिहासकारों के बीच सर्वसम्मान निष्कर्ष नहीं है और इसके एक राजनीतिक व्याख्या के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखती थी और उनकी बातों को महत्व देती थी। अंबेडकर का मुख्य चिंता यह थी कि स्वतंत्र भारत के दलितों और वंचित समुदायों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। इसी कारण उनके कई बयान और राजनीतिक फैसले आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। हालांकि यह कहना अंबेडकर भारत की आजादी नहीं चाहते थे, उनकी पूरी सच्चाई जानबूझकर छिपाई गई है। इतिहासकारों के बीच सर्वसम्मान निष्कर्ष नहीं है। ऐसी रियलिटी, ऐसी सच्चाई जो कहीं पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दब गई होगी, या फिर कांग्रेस ने इस पूरे 70 सालों में हमारे स्कूल और सिलेबस को छेड़छाड़ किया, उसके बर्बाद करने का काम किया। इसलिए तो हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर महान थे। हमारे स्कूल में सिलेबस में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या फिर भगत सिंह इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे कांग्रेस ने शासनकाल में लोग बीजेपी को भला भूल गए थे, बीजेपी कौन है, वैसे ही बीजेपी के शासनकाल में आने वाले कुछ सालों में लोग कांग्रेस को भी भूल जाएंगे। आखिर में कांग्रेस कौन थी? आपको तो याद ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर सच में जातिवाद खत्म करना चाहते थे तो अगर उनका सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां नागरिक बराबर हो, तो फिर एक सवाल उठता है, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के वर्गों की अलग अलग श्रेणियों क्यों बनाई गई? क्या यह सामाजिक न्याय के लिए एक अस्थायी व्यवस्था थी या फिर उसे जाति पहचान और मजबूत करना था? कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण और विशेष श्रेणियों सदियों से भेदभाव को दूर करने के लिए जरूरी थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसमें समाज में नई तरह की विभाजन रेखा बना दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संविधान ने जाति को खत्म करने की कोशिश की या फिर उसे बढ़ावा देने की कोशिश की? मेरा मानना तो यह है कि जाति के नाम पर अलग ही बीज बोया गया। अगर उसे टाइम में यह जातियों का फंडा खत्म कर दिया जाता तो आज देश यह हालात नहीं होते। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।